हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वनडे एग्जाम जीएस। साथियों, यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल तथा किसी भी अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टॉप 13 क्वेश्चन भारतीय कला संस्कृति से सिलेक्ट किए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? यानी किस नृत्य शैली में से हमेशा जो कथा या भाव होता है वो महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर। ऑप्शन ए है, एक सेकेंड, ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी भारतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी या फिर ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। इसमें जो भारतनाट्यम है इसमें से हमेशा जो इसमें कथा या भाव लिया जाता है हमेशा रामायण से या महाभारत से लिया जाता है। मोहिनीअट्टम की जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कौन है? माधुरी दीक्षित। ये मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है। नाट्य भारतनाट्यम का सर्वाधिक प्रभावशाली तत्व है। यह नृत्य संपूर्णतः के संकेतों से बना है। ये जो नृत्य होता है पूर्णतः जो है हाथ के संकेतों से बना है। इसमें हाथ तमाम तरीके से इंगित किए जाते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली के साथ इसकी तुलना सांकेतिक या इंगित भाषा से की जाती है। इस नृत्य शैली में तीसरे भाग का विषय सदैव रामायण या महाभारत से लिया गया है। इसके अतिरिक्त कथकली विश्व में सबसे पुराने नाट्यशाला के रूप में से एक है। यह एक सामूहिक प्रस्तुति है जिसमें नर्तकियां परंपरागत रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं एवं विशेष रूप से दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत के विषयों पर आधारित भूमिकाओं को निष्पादित करती हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इस नृत्य का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जो भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? लावड़ी, नौटंकी, तमाशा या फिर गाथा। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? लावड़ी। ये जो लावड़ी है ये महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है। कौन सा? लावड़ी। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप लावड़ी है। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्यों में से गौरीचा, कोली, डंडा या डंडार, सिपरी, गौफ, लेलजियम, काला, वसावतार और झिम्मा के नाम से मिलते हैं। लावड़ी के दो प्रकार हैं, निर्गुड़ी लावड़ी जो कि दार्शनिक है और श्रृंगारी लावड़ी प्रायः प्रसंग विषयक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर। एक मिनट भाई, क्या कर रहे हैं? सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तारत्व में, गुणता में, त्वरण और गुणता दोनों में या फिर इनमें से किसी में नहीं? त्वरण और गुणता दोनों में अंतर होता है। एक ही स्वर में दो अंतर होते हैं। कौन कौन? त्वरण और गुणता में। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में गुणता में अंतर होता है। गुणता में अंतर होता है। वीणा को भारतीय संगीत का प्राचीनतम वाद्य माना जाता है। आधुनिक युग के विस्तार सरोद, संतूर, तानपुरा और सारंगी जैसे अनेक वाद्य प्राचीन वीणा के आधार पर ही बने हैं। अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में सितार का नाम अतएव सितार का नाम रखा। ठीक है, अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में सितार का नाम रखा। अतएव अधिकांश लोग अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि सितार का आविष्कारक किसे, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? जो कबीर अपनी रचनाओं को लिखते थे, साखी, सवत, रमैनी, ये जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी तो किस भाषा में लिखी थी? अवधी में,
भोजपुरी में, ब्रज भाषा में या फिर मैथिली में? सही आंसर आपको कलेक्ट करना है। अवधी में। कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी की सभी अवधी में हैं। कबीर हिंदी भाषा को उपबोली अवधि में लिखते थे। उपबोली हिंदी शब्द का प्रयोग कुछ ऐसी बोलियों के लिए किया जाता है जिन्होंने पिछले 5 शताब्दियों में अपने भिन्न साहित्यिक रूप को विकसित किया है। पहले ब्रजभाषा है जिसमें सूरदास ने गाया। भोजपुरी है जो कबीर की मातृभाषा रही। कबीर की जो मातृभाषा कौन सी रही? भोजपुरी। लेकिन इनकी रचनाएं अवधी भाषा में हैं, इसलिए इसके बाद मैथिली है। इसके बाद मैथिली है जिसमें विद्यापति ने काव्य रचा। हालांकि कबीर की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनमें से एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें से पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया है, जिससे इनकी रचनाओं को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन क्या है? निम्नोक्ता में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? ऑप्शन 4 यहाँ पर शोभना नारायण, MS सुब्बालक्ष्मी, पंडित जयसराज या फिर MS गोपाल कृष्णन। इनमें से आपको बताना है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है। जो MS सुब्बालक्ष्मी है ये शास्त्रीय नृत्य में सुविख्यात है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। जो MS सुब्बालक्ष्मी हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है। शास्त्रीय गायन में पंडित जसराज पारंगत है। MS गोपाल कृष्णन वायलिन वाद्य में पारंगत है। जो MS गोपाल कृष्णन है ये वायलिन में पारंगत है, यानी उसमें निपुण है, बहुत अच्छा उनको ज्ञान है। शोभना नारायण कथक नृत्य में पारंगत है। कौन? शोभना नारायण। क्वेश्चन नंबर 6 है चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोबर्जुनिया किस देश का राष्ट्रिक था? क्वेश्चन क्या है? चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोबर्जुनिया किस देश का राष्ट्रिक था? नीदरलैंड, पुर्तगाल, यूके या फिर फ्रांस। यूके मतलब इंग्लैंड की राजधानी या यूनाइटेड किंगडम। सही आंसर आपको यहाँ पर टिक करना है, फ्रांस। ये फ्रांस का राष्ट्रिक था या फ्रांस का निवासी था। चंडीगढ़ शहर का वास्तुविकार ले कोबुर्जियर फ्रांस का निवासी था। इसका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन 1930 में इसने फ्रांस की नागरिकता प्राप्त कर ली। कब? 1930 में। चंडीगढ़ के ओपन हैंड स्मारक का डिजाइन जे कोबुर्जियर ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर। यामिनी राय ने कला के क्षेत्र में नाम कमाया, या कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्ति कला में, संगीत में, चित्रकला में या फिर नाट्य कला में? जो यामिनी राय थी एक कला के किस क्षेत्र में इन्होंने अपना ज्ञान कमाया, नाम कमाया? चित्रकला के क्षेत्र में यामिनी ने अपना नाम कमाया। यामिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। यामिनी राय आधुनिक चित्रकार हैं जिन्होंने 1925 से काली घाट शैली के अनुसार स्पष्ट रेखा एवं चमकीले रंगों का चित्रण शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 8 है पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इसको जरूर याद कर लें। तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। इसमें सही ऑप्शन होगा अजमेर। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान स्थित अजमेर के समीप पुष्कर नामक स्थान पर किया जाता है। पुष्कर भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल है जहां विशेष रूप से ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में ब्रह्मा जी की पूजा एकमात्र स्थान पर की जाती है, वो स्थान कहाँ पर है?
तो राजस्थान के अजमेर में, जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नोक्त में से किस विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है, या निम्न में से किसे विश्व कला का भंडार कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ, या फिर सालारगंज संग्रहालय। इसमें से आंसर आपको टिक करना है कि निम्नोक्ता में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? सालारगंज संग्रहालय को विश्व के संग्रहालयों का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। सालारगंज विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। यह भारत के हैदराबाद में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? भारत के हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? तानसेन, अमीर खुसरो, नवाब वाजिद अली शाह, या फिर सिद्धेश्वरी देवी। अमीर खुसरो जो है ये ठुमरी के रूप में लोकप्रिय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अमीर खुसरो तबला तथा सितार के आविष्कारक माने जाते हैं, यानी ये जो तबला तथा सितार के आविष्कारक माने जाते हैं, जबकि तानसेन, नवाब वाजिद अली शाह तथा सिद्धेश्वरी देवी को भारतीय संगीत के ठुमरी रूप के लोकप्रिय रूप में ले जाना जाता है। क्या, फिर से पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो तबला तथा सितार के आविष्कारक माने जाते हैं, जबकि तानसेन, नवाब वाजिद अली शाह तथा सिद्धेश्वरी देवी को भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? आपातकालीन उपबंध, प्राथमिक शिक्षा संबंधी, सूचना का अधिकार, या फिर संशोधन प्रक्रिया। यानी जो 368 है किससे संबंधित है? इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? संशोधन प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद संसद का यह अधिकार प्रदान करता है, यानी ये जो अनुच्छेद है ये संसद को अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन या फिर परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी, जो कि साधारण विधायी प्रक्रिया से भिन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का प्रस्तावित किया या सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, जेपी नारायण, या फिर एम.एन. रॉय? ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पर एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव दिया। भारतीय संविधान की सभा का जो विचार सर्वप्रथम मानेंद्र नाथ रॉय, यानी एम.एन. रॉय का फुल फॉर्म है क्या? मानेंद्र नाथ रॉय या फिर एम.एन. रॉय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बनी। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई, यानी मान 1940 में ही किया गया था, लेकिन इसकी जो स्थापना थी वो 1946 में हुई। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर, भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? महान्यायवादी, महालेखापाल, लेफ्टिनेंट जनरल, या फिर सॉलिसिटर जनरल? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को संभालता है। महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख अधिवक्ता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने और संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, यद्यपि उसे संसद में वोट न देने का अधिकार नहीं है।
जबकि वह संसद में है, उसे वोट नहीं दे सकता है, लेकिन भारत के किसी भी न्यायालय में जा सकता है या उससे सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि पहले आर्ट एंड कल्चर पढ़े फिर संविधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने सोचा ये भी आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसलिए हमने आपको सोचा कॉन्स्टिट्यूशन से भी पढ़ा देते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, लोकसभा के लिए या फिर संसद के लिए। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। लोकसभा के लिए जो मंत्रियों की जो सामूहिक रूप से परिषद होती है वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। साधारण शब्दों में इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल के सभी मंत्री लोकसभा में किसी भी प्रकार के अनाचरण और नियुक्ति के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोध दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है। ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो कौन सी अनुसूची है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, और आपकी राय क्या है आप जरूर लिखिएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि अपनी फैमिली और बढ़े, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।